नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कार्य एवं ऊष्मा की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट। ऊष्मा गतिकी की जब हम बात करते हैं तो उसमें कार्य और ऊष्मा की धारणा जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके संबंध में हमें कुछ विशेष बातों का जो है ध्यान रखना आवश्यक है। हमें कार्य और ऊष्मा जो है उसके बारे में कुछ विशेष बातें जो हैं वो ज्ञात होना आवश्यक है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि कार्य और ऊष्मा तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। जब भी हम ऊष्मा गति की अध्ययन करते हैं और कार्य और ऊष्मा को उसमें अध्ययन करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कार्य और ऊष्मा जो है वो तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं। कार्य तथा ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। एक और बात कि कार्य और जो ऊष्मा है वो तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा कार्य और ऊष्मा जो है उसको पारिपार्श्विक जो है यानी कि सराउंडिंग्स जो है उस पर हुए जो प्रभाव है उसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि कार्य और ऊष्मा को जो परिवेश है उस पर जो प्रभाव होता है उस प्रभाव के द्वारा जो है इसको व्यक्त करते हैं। इसके अलावा कार्य और ऊष्मा जो है वो बीजीय राशियां हैं, बीजगणितीय जो है राशियां हैं, इसलिए इनके मान जो है वो धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यानी कि कार्य और ऊष्मा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसी तरह से कार्य और ऊष्मा दोनों ही अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं। यानी कि कार्य और ऊष्मा जो है उसका मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। यानी ये जो है अवस्था फलन नहीं है, इसीलिए इन्हें ऊष्मा गति की राशियां नहीं माना जाता है। तो जब भी हम कार्य और ऊष्मा के बारे में अध्ययन करेंगे या कार्य या ऊष्मा की धारणा के बारे में जो है आगे चर्चा करेंगे तो उससे पहले ये कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं हमें कार्य और ऊष्मा के बारे में पता होनी आवश्यक है, जो कि हमने देखा। और क्या क्या देखा कि कार्य और ऊष्मा तंत्र की सीमा पर उत्पन्न होते हैं, कार्य और ऊष्मा तंत्र की अवस्था परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होते हैं, कार्य और ऊष्मा को परिवेश पर हुए प्रभाव के द्वारा व्यक्त करते हैं, ये बीजीय राशियां हैं इसलिए धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं, और कार्य और ऊष्मा दोनों ही अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये अवस्था फलन नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्य की धारणा के बारे में कि कार्य जो है वो किस प्रकार से ऊष्मा गति के अध्ययन में महत्वपूर्ण है और उसका कैसे अध्ययन किया जाता है, इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। जब हम किसी भी तंत्र की अवस्था परिवर्तन में तंत्र की जब है हम कोई भी अवस्था परिवर्तन करते हैं तो तंत्र की ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है और ये ऊर्जा परिवर्तन कार्य द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि तंत्र द्वारा उसके पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है, यदि तंत्र जो है परिवेश पर कार्य करता है तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है, जबकि परिवेश जो है उसकी ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि पारिपार्श्विक पर कार्य किया जाता है तो तंत्र की ऊर्जा अधिक, यदि पारिपार्श्विक तंत्र पर कार्य करेगा तो तंत्र की ऊर्जा जो है अधिक और पारिपार्श्विक की ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक शर्त है कि परिवर्तन के दौरान ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कार्य के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जब तंत्र परिवेश पर कार्य करेगा तो तंत्र की ऊर्जा है उसमें कमी आएगी, और जब परिवेश तंत्र पर कार्य करेगा तो तंत्र की ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये जो कार्य है वो कार्य को हम बल के प्रभाव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और किसी भी बाह्य बल के विरुद्ध जो है कार्य किया जाता है।
इसलिए प्रत्येक प्रकार का जो कार्य होता है उस कार्य के दो गुणांकों के बराबर होता है। यानी कि कार्य जो होता है वो बल का प्रभाव है और बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, और प्रत्येक प्रकार का कार्य जो है वो दो प्रकार के गुणांकों के बराबर होता है। एक होता है तीव्रता गुणांक और दूसरा होता है धारिता गुणांक, यानी कि इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। पहले हम बात करते हैं तीव्रता गुणांक की। जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है उस बाह्य बल का जो माप है कार्य का तीव्रता गुणांक कहलाता है। जिस बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करते हैं उस बाह्य बल का जो माप है वो कार्य का तीव्रता या इंटेंसिटी गुणांक कहलाता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि प्रसार कार्य दाब के विरुद्ध किया जाता है, अतः प्रसार कार्य का जो तीव्रता गुणांक है वो दाब होता है। इसी तरह से जो दूसरा जो गुणांक है वो है आपका धारिता गुणांक, कैपेसिटी फैक्टर। और बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में हुए परिवर्तन का जो माप है, बाह्य बल के विरुद्ध कार्य करने से तंत्र में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की जो माप है वो धारिता गुणांक कहलाता है। जैसे दाब के विरुद्ध कार्य करने से आयतन में परिवर्तन होता है, तो आयतन में जो परिवर्तन है वो धारिता गुणांक है। तो ये थे कैपेसिटी और इंटेंसिटी फैक्टर। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रसार कार्य की। जो प्रसार कार्य है वो सामान्यतः गैसों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ठोस और द्रव जो है उसमें अधिक प्रसार नहीं होता है, तो प्रसार कार्य जो है वो गैसों के द्वारा किया जाता है। इसीलिए जो प्रसार कार्य है उसको हम दाब आयतन कार्य भी कहते हैं। इस प्रसार कार्य का जो परिमाण है इसको ज्ञात करने के लिए जो है हम उदाहरण ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ जो सिलेंडर है उसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी हुई है। जैसा हमें चित्र में बताया गया है कि इसमें एक भारहीन घर्षणहीन पिस्टन लगा हुआ है जिसमें आदर्श गैस की एक निश्चित मात्रा भरी हुई है और जिसमें गैस का दाब P है। इस पिस्टन को जो है ये जो अंदर जो दाब है इस दाब के कारण पिस्टन जो है ऊपर सरक जाता है और इस पिस्टन को हम संतुलित करने के लिए बाह्य बल F लगाते हैं। यदि इस पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो इस पर लगने वाला जो बाह्य दाब है F उसको हम ज्ञात कर सकते हैं, वो होगा F बराबर P इंटू A के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। इस अवस्था में जो प्रतिरोधी दाब है वो गैस के दाब के बराबर होता है। अब यदि प्रतिरोधी दाब को अनंत सूक्ष्म जो है हम कम कर दें, प्रतिरोधी दाब को dP से कम कर दिया जाए तो पिस्टन जो होता है वो अनंत सूक्ष्म लंबाई dl से जो है ऊपर की ओर खिसक जाएगा और गैस जो है वो पारिपार्श्विक पर अनंत सूक्ष्म कार्य dw करेगा। इसलिए ये जो पिस्टन के द्वारा परिवेश पर किया गया जो कार्य है इसको हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि पिस्टन के द्वारा जो किया गया जो कार्य है वो होगा प्रतिरोधी बल और उस प्रतिरोधी बल के विरुद्ध तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर। और अभी हमने जो है प्रतिरोधी जो बल है वो होता है प्रतिरोधी दाब और क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर। इसलिए कार्य होगा प्रतिरोधी दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू दूरी। और क्योंकि प्रतिरोधी दाब जो है वो होगा आपका P माइनस dP, क्योंकि ये जो दाब है बाह्य दाब वो dP कम है, इसलिए गैस का दाब P से जो बाह्य दाब है वो P माइनस dP के बराबर होगा, यानी कि dP कम होगा। और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है पिस्टन का और dl दूरी तक जो है वो पिस्टन ऊपर विस्थापित होता है। इस तरह से W जो है वो हो जाएगा P माइनस dP इंटू A इंटू dl, या W बराबर हम कह सकते हैं P माइनस dP इंटू
dV जो है होगा। ये जो प्रसार कार्य है, यदि dV जो है आयतन में, क्योंकि अनंत सूक्ष्म दूरी तय करता है, इसलिए आयतन में जो वृद्धि है वो dV भी क्या होगी, आपकी अनंत सूक्ष्म वृद्धि होगी। इसीलिए dV और dl, dP और dl जो है, इन दोनों के गुणनफल को हम नगण्य मान सकते हैं। और यदि हम नगण्य मानेंगे तो कार्य जो है हो जाएगा W बराबर P इंटू dV। तो ये होगा प्रसार कार्य। और इस प्रसार कार्य को यदि हम आगे देखें, यदि हम प्रसार से पहले गैस का आयतन V1 और प्रसार के बाद आयतन V2 हो, तो जो पूर्ण किया गया जो कार्य है उसको हम जो है इस जो समीकरण 3 है इसके समाकलन जो है V1 से V2 तक समाकलन करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और क्योंकि परिपाटी के अनुसार प्रसार में परिवेश पर कार्य किया जाता है और परिवेश पर किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, इसलिए इस संपूर्ण प्रसार जो कार्य है उसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, W बराबर माइनस V1 से V2 तक समाकलन PdV। और ये जो दाब और आयतन जो है कि अलग अलग परिस्थितियों के लिए ये जो संपूर्ण कार्य जो है इसका मान अलग अलग होता है, जिसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम अलग अलग परिस्थितियों पर विचार करेंगे कि ये जो दाब आयतन कार्य हमने पढ़ा है, W बराबर माइनस V1 से V2 PdV जो होता है वो कितना होगा। तो सबसे पहली परिस्थिति हम देखते हैं कि जब प्रतिरोधी दाब जो है वो स्थिर हो, यानी कि दाब स्थिर हो और आयतन में परिवर्तन हो। यदि P का मान स्थिर हो तो समीकरण जो 4 अभी हमने पढ़ा था वो आपका इस तरह से हम लिख सकते हैं, W बराबर माइनस P V1 से V2 और dV, और V बराबर माइनस P V2 माइनस V1, या W बराबर माइनस P डेल्टा V। यानी कि अगर दाब स्थिर हो तो संपूर्ण कार्य W बराबर माइनस P डेल्टा V होता है। इसी तरह से जब प्रतिरोधी दाब शून्य हो, जब दाब शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि इस प्रकार का जो प्रसार है वो मुक्त प्रसार होगा और मुक्त प्रसार में किया गया कार्य W बराबर 0 होता है। अगली जो परिस्थिति है कि जब आयतन शून्य हो, यदि आयतन शून्य होगा तो उस स्थिति में dV बराबर 0 होगा और किया गया कार्य जो है वो भी शून्य होगा। एक जो अन्य जो परिस्थिति है वो ये है कि जब आयतन के साथ साथ प्रतिरोधी दाब में भी परिवर्तन हो रहा हो, तो जो है गैस के द्वारा किया गया प्रसार कार्य को की गणना हम गैस के दाब और आयतन के मध्य खींचे गए आरेख से आसानी से कर सकते हैं, जैसा हम चित्र में देख रहे हैं। यहाँ जो है इस डायग्राम में या इस आरेख में यदि P1 और P1 V1 और P2 V2 गैस की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं हों और PA प्रतिरोधी दाब P2 के बराबर हो, तो उस स्थिति में गैस के द्वारा किया गया प्रसार जो कार्य है वो छायांकित भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि यदि इसकी प्रारंभिक और अंतिम जो अवस्थाएं हैं वो P1 V1 और P2 V2 हो, और यदि इसका जो प्रतिरोधी दाब PA जो है वो अंतिम दाब P2 के बराबर हो, तो उस स्थिति में गैस के द्वारा किया गया जो प्रसार कार्य है इस आरेख का जो ये छायांकित भाग है इस भाग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो ये होता है किसी भी गैस के द्वारा किया गया प्रसार कार्य, जिसका जो है हमने अध्ययन किया है। और ये प्रसार कार्य जो है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।